Hello students, मैं हूँ CA श्रुति गोयल and welcome to Garun Professional Academy. Today we will do Unit 3 Issue of Debentures of Chapter 10 Companies Account CA Foundation Accounts. और आज हमें सबसे पहले देखना है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं एंड थ्योरीज ऑफ डिबेंचर. देन वी विल डू प्रैक्टिकल अकाउंटिंग ऑफ डिबेंचर्स. सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिबेंचर क्या है और क्यों है. उसके लिए जानते हैं शेयर्स एंड बैंक लोन्स की स्टोरीज और क्यों फिर उन दोनों के बीच का एक रास्ता डिबेंचर्स निकालना पड़ा फॉर कंपनीज. देखिए, शेयर्स जो हम इशू करते हैं उसमें क्या है कि नॉन रिडीमेबल होते हैं. डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा वो पता नहीं होता. प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं, मतलब रिटर्न का कुछ भी फिक्स नहीं होता. एंड शेयर्स आर रिस्की फॉर इन्वेस्टर्स. जो इन्वेस्ट कर रहा है वो शेयर में इन्वेस्ट करने से उसको रिस्क ज़्यादा होता है. वो सोचेगा एक बार कि शेयर में इन्वेस्ट करूं या नहीं, पता नहीं रिटर्न कैसा मिलेगा, मार्केट कैसा रहेगा, क्या प्राइस मिलेंगे, एंड लॉट्स ऑफ वरीज टू इन्वेस्टर. ऑन द अदर हैंड, जब बैंक लोन लेते हैं तो कंपनी के लिए रिस्क है, हाई रेट, मार्केट रिस्क, बैंक से लोन लेने के प्रोसीजर्स फॉलो करना, देन लोन मिले नहीं मिले, रेफरेंसेस, एंड समय समय पे पेमेंट करनी ही है. उसमें कोई भी थोड़ा भी इधर उधर हुआ, कोई भी पेमेंट मिस हुआ तो इंसॉल्वेंसी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर डिफ़िकल्ट फॉर कंपनीज. इसके कारण इनके बीच का, दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना पड़ा और वो रास्ता हमें मिला डिबेंचर्स के थ्रू. तो डिबेंचर में क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ लोन जो कि बैंक लोन के जितना रिस्की नहीं होता, उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए भी शेयर से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. लो रिस्क लो गेन फॉर इन्वेस्टर्स. इसमें क्या होता है, रिडीमेबल होते हैं, विद इन 20 ईयर पैसा वापस मिल जाएगा, फिक्स प्राइस है. इशू के समय ही पता चल जाता है कि रिडम्पशन के समय इतने पैसे मिलेंगे, एंड एवरी ईयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिसीव. तो इस तरीके से इन्वेस्टर के लिए वो रिस्की नहीं होता. एंड कंपनी के लिए भी ये ईजी होता है. क्यों? क्योंकि बैंक लोन जितने इंटरेस्ट वाला प्रेशर नहीं है, उसमें इंटरेस्ट भी कम होता है, इंटरेस्ट रेट भी कम होते हैं डिबेंचर्स में. एंड क्योंकि वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. बैंक है, अगर आपको करोड़ रुपए का लोन चाहिए तो बैंक से तो एक सिंगल बॉडी से आपको 1 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा. लेकिन डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट इज सेम एज शेयर्स. तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल में वो 1 करोड़ डिवाइड हो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट सब्सक्राइब करते हैं. तो उन पे भी ज़्यादा रिस्क नहीं है और कंपनी पे भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है. सो इट इज़ ओवरऑल गुड अगर रिस्क के सिनेरियो से देखा जाए तो. दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ डिबेंचर्स. डिबेंचर्स में भी वही प्रोसेस होता है कि वो कंपनी इशू करती है पब्लिक को. इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट. जैसे शेयर्स होते हैं, प्रोसीजर सेम वही होता है लेकिन फॉर्म अलग होता है. क्यों? शेयर्स जो होल्ड करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स आर ओनर, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल. लेकिन जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होते हैं और उनके साथ जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेंडर. उन्होंने कंपनी को पैसा लोन में दिया है. एंड दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी रेदर देन कैपिटल. इनको इंटरेस्ट रिसीव होता है, डिविडेंड नहीं रिसीव होता है, और कंपनी इज लायबल टू पे द अमाउंट. उनको रिटर्न करना ही पड़ेगा. शेयर्स में ऐसा नहीं कि रिटर्न करना ही पड़ेगा, जिस भी अनुसार कैपिटल है दे कैन गिव बैक. तो ये हो गया बैंक लोन्स एंड शेयर कैपिटल के बीच का रास्ता. दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ लो रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स एंड कंपनी. सो नाउ वी विल सी इन द बुक्स कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, एंड वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. The most meaning 3.2 meaning the most common method of supplementing the capital available to the company is to issue debentures which may either be simple or naked, taking no charge on the asset और mortgage. मतलब unsecured debenture जो है वो unsecured भी हो सकते हैं और secured भी.
सिंपल और नेकेड मतलब कि उन पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, फ्री होंगे, उनके लिए कुछ भी मॉर्गेज या चार्ज में नहीं रखना पड़ेगा। चार्ज क्या होता है, सपोज कंपनी का आपको पता है एक लायबिलिटी साइड होता है और एक होता है असेट साइड। और लायबिलिटी अगर सिक्योर्ड होती है तो कंपनी की असेट पे सिक्योर्ड होती है कि आप ये लोन नहीं पेमेंट कर पाए तो हम आपकी ये असेट को कैप्चर कर लेंगे, हम असेट पे चार्ज कर रहे हैं। गिरवी रखना जिसको हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं, वही गिरवी रखने के अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग कंडीशंस के अनुसार। वन ऑफ देम इज चार्ज, वन ऑफ देम इज मॉर्गेज। तो डिबेंचर दोनों तरीके के हो सकते हैं, या तो वो चार्ज वाले हों कि अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो असेट विल बी सोल्ड ऑफ टू रिकवर द अमाउंट, या फिर नेकेड और अनचार्ज्ड अनसिक्योर्ड जिसमें ये कंपनी की असेट पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती एसेट की, कंपनी नहीं दे पाई, देन ऑल्सो यू कैन नॉट सेल द असेट टू कवर द लोन अमाउंट। तो इस तरीके से दोनों तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं। और फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज पे भी हो सकते हैं। तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज क्या होते हैं आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जनरली जो फिक्स्ड असेट पे होता है, पर्टिकुलर किसी असेट पे होता है जो चार्ज, वो फिक्स्ड चार्ज है। और जो स्टॉक पे हुआ मान के चलिए, तो स्टॉक तो फ्लोटिंग है, लिक्विड है, वो आते जाते रहता है, तो उस पे होता है, तो वो स्टॉक के काइंड पे है, न कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे है। तो सारे स्टॉक को कवर करता है, उसमें कोई आ भी सकता है, कोई स्टॉक जा भी सकता है, तो वो फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं। अ डिबेंचर इज अ बॉन्ड इशूड बाय अ कंपनी। जैसे शेयर्स, शेयर कैपिटल होते हैं, काइंड ऑफ कैपिटल होते हैं। डिबेंचर आर अ काइंड ऑफ बॉन्ड issued by company under its seal acknowledging a debt, ये डेप्ट है, एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड पेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, कि कितना प्रिंसिपल है, कितना हम रीपे करेंगे, क्या इंटरेस्ट देंगे, क्या इंटरवल होंगे, कब रिडीमेबल होंगे। और अगर चार्ज है तो वो भी मेंशन होता है कि किस तरीके का चार्ज है और किस असेट पर है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द डिबेंचर नोट्स, और वैसे कंपनी देती है। बस शेयर से डिफरेंस यही है कि शेयर आर कैपिटल एंड डिबेंचर आर लोन और डेब्ट फॉर द कंपनी। सेक्शन 230 ये डेफिनेशन है ऑफ द कंपनीज दैट डिफाइन डिबेंचर एज डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट। मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कंपनी पब्लिक से डेब्ट लेती है दैट इज कॉल्ड डिबेंचर, जिसमें वो सिक्योर चार्ज ऑन असेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। फीचर ऑफ द डिबेंचर्स, अभी तक जो भी हमने जाना डिबेंचर के बारे में उसके थ्रू हमने फीचर जान लिया, उसे पॉइंट वाइज देख सकते हैं बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपके नोट्स में शॉर्ट नोट में 3 नंबर 5 नंबर के सवाल में दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। पहला फीचर है इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस लोन मेड टू अ कंपनी। इट इज़ फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग, इसमें इंटरेस्ट फिक्स होता है कि 10%। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 10% डिबेंचर्स, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी को 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली उन डिबेंचर्स पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट पेबल एट फिक्स्ड प्री डिटरमाइंड रेट एंड प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स पे इंस्टेड इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट, चाहे प्रॉफिट कितना ही भी हो कंपनी को वो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। The original sum is repaid at specific future date। जैसे अगर लिखा है कि 9 years के बाद रिडीम होगा, तो आफ्टर 9 years कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट देगी, until 9 years company will give interest to the person who has purchased the debentures. It may or may not create a charge on the asset of the company and generally bought and sold through stock exchange। जो शेयर मार्केट होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, शेयर मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज आर सेम थिंग्स, तो वहाँ पे आप शेयर्स के साथ साथ डिबेंचर्स भी परचेज एंड सेल कर सकते हैं इन सेकेंडरी मार्केट। नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर कहलाते हैं कंपनी के, एंड शेयर होल्डर क्या कहलाते हैं, बोलिए मेरे साथ में, शेयर होल्डर्स क्या कहलाते हैं, यस ओनर। And now debenture holder have no voting right, debenture holder have no voting rights, लेकिन कम शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। थर्ड डिफरेंस है कि डिबेंचर इंटरेस्ट में प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड रेट होती है, लेकिन शेयर के केस में इक्विटी शेयर में कोई भी फिक्स्ड रेट नहीं होती है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड रेट होती है।
फोर्थ डिफरेंस है डिबेंचर इंटरेस्ट आर चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या मतलब है चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट का? चाहे कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देना ही पड़ेगा भाई। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं आज हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ इस ईयर तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नहीं देंगे। जी नहीं, कंपनी ये नहीं बोल सकती। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसका ऑब्लिगेशन है, उसको हमेशा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करना ही पड़ेगा। बट अगर हम शेयर्स की बात करें, डिविडेंड की बात करें जो शेयर पे मिलता है, तो अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड देगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। बिकॉज डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के बाद प्रॉफिट को ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, बट वेदर प्रॉफिट और नॉट, बट कंपनी हैज टू गिव इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो दिस इज डिफरेंस। चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट irrespective of profit or loss you have to do because it is your expense। बट अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट आपको वो आइटम देना पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट नीड टू गिव। फिफ्थ है कि काइंड ऑफ डिबेंचर्स अभी हम देखेंगे सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल है, रिडीमेबल। जबकि शेयर्स के दो प्रकार होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। नाउ नेक्स्ट, इन द कंपनीज बैलेंस शीट डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एंड शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड में। डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स बट शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर। जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं वो इन फ्यूचर डिबेंचर्स के अलावा बाद में शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। एट्थ डिफरेंस, डिबेंचर कभी भी फॉरफीट नहीं किए जा सकते, लेकिन हमने देखा शेयर्स फॉरफीट होते हैं। नाइन्थ, एट मैच्योरिटी डिबेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। वो रिडीमेबल होते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर जनरली रिडीमेबल नहीं होते हैं। वो जब चाहे कंपनी जनरली वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के समय ही शेयर होल्डर्स का पैसा वापस करती है, जबकि प्रेफरेंस शेयर बाद में पैसे प्रेफरेंस शेयर के वापस किए जाते हैं, रिडीमेबल ही होते हैं प्रेफरेंस शेयर फॉर लेस देन 20 ईयर्स। एंड टेंथ, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले मिलेगा, देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, देन इक्विटी शेयर होल्डर को। ये होती है सीक्वेंस। ये हो गया डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। आपको और क्लियर हो गया होगा डिबेंचर की क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे शेयर से अलग हैं। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये 5 बेसिस डिवाइड किए हुए क्लासिफिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के बेसिस पे, कन्वर्टिबिलिटी, परमानेंस एंड नेगोशिएबिलिटी एंड प्रायोरिटी। 5 बेसिस पे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले तो सिक्योरिटी। जो सिक्योर्ड होते हैं जो डिबेंचर्स, उनमें चार्ज होता है, फिक्स चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज, जो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अगर किसी असेट का चार्ज दिया हुआ है डिबेंचर्स के साथ तो दैट आर सिक्योर्ड। लेकिन अनसिक्योर्ड है जिन्हें नेकेड भी कहा जाता है, मतलब उनके साथ कोई सिक्योरिटी नहीं है। इवन इफ कंपनी इज नॉट एबल टू पे, तो आप कोई भी असेट सेल करके कंपनी की वो असेट, कोई पर्टिकुलर असेट सेल करके पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। जबकि चार्ज में क्या होता है, वो पर्टिकुलर असेट जो चार्ज है उसको सेटल करके डिबेंचर के लोन के अगेंस्ट रिकवरी की जा सकती है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। कन्वर्टिबिलिटी, जो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्टेबल होते हैं एट अ फ्यूचर डेट एज पर प्री डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। और जो लाइफ लॉन्ग पैदा भी डिबेंचर की तरह होते हैं और रिडीम भी डिबेंचर की तरह ही होते हैं। इशूड एज डिबेंचर एंड रिडीम्ड एज डिबेंचर आर नॉन कन्वर्टेबल। दे आर वंस अ डिबेंचर ऑलवेज अ डिबेंचर। जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं, एक बार जैसा इशू हो गया रिडीम भी वैसा ही होते हैं। लेकिन जो कन्वर्टेबल होते हैं वो आधे रास्ते में आने के बाद, टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी होने के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं एंड दे आर ट्रीटेड एज शेयर्स। परमानेंस, redeemable debentures and irredeemable debentures, जो पर्टिकुलर आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 5 साल 10 साल 15 साल में रिडीम कर लिए जाते हैं, कंपनी के थ्रू वापस ले लिए जाते हैं। कंपनी टेक बैक दैट डिबेंचर्स फ्रॉम द पब्लिक, तो वो होते हैं रिडीमेबल। और जिनको कंपनी नहीं बता दी कि कितने पीरियड के अंदर हम टेक बैक करेंगे, तो दैट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स। सपोज कंपनी ने बता दिया, पीरियड दिया हुआ, इशू के समय हमें पीरियड पता है कि डिबेंचर विल बी टेकन बैक एट आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, सो दैट आर रिडीमेबल। लेकिन कंपनी ने अगर वो ईयर नहीं बताया तो दैट इज इररिडीमेबल।
हो सकता है वो भी 5 साल बाद कंपनी वापस ले ले, लेकिन अभी जब तक डेट नहीं पता है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए वो इशू किए गए हैं, तो दैट आर कॉल्ड इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। This debenture are not repayable during lifetime of the company. These are called perpetual debentures. These are repaid only at the time of liquidation. Generally liquidation के टाइम पे ही ये रीपेबल होते हैं, इनको वापस लेती कंपनी, बट अगर पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है पहले भी ले सकती है, लेकिन इशू के समय पता नहीं होता कि कंपनी उन डिबेंचर्स को कब तक वापस लेगी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इररिडीमेबल। लेकिन जब रीपेबल एज पर टर्म्स ऑफ इशू के अकॉर्डिंग पता होता है कि कब रीपे हो जाएंगे, तो वो होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट नेगोशिएबिलिटी, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होता है एक, और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर्स। जब रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जब किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे वो रजिस्टर्ड है कंपनी के पास में, कंपनी की रजिस्टर होती हैं, उसमें जिस डिबेंचर होल्डर का नाम है उन्हीं को रीपे होगा। वो किसके हाथ में उस बात से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की रजिस्टर में जिस बंदे का नाम है ABCD, जिस भी पर्सन का नाम है, कंपनी उसी पर्सन को डिबेंचर के बेनिफिट्स के लिए रिकॉग्नाइज करेगी। उसकी बजाय बियरर डिबेंचर क्या होते हैं, जिसके हाथ में वो डिबेंचर का सर्टिफिकेट है, जिस भी बंदे ने ला के दिखा दिया, लो ये मेरा डिबेंचर सर्टिफिकेट है, मुझे इंटरेस्ट दीजिए, रीपेमेंट दीजिए, कंपनी उसे दे देगी। तो दैट इज बियरर डिबेंचर, कि जिसने बियर किया हुआ है, जिसने पकड़ा हुआ है वो डिबेंचर सर्टिफिकेट, कंपनी उसको बेनिफिट्स दे देगी। ऑन द अदर हैंड रजिस्टर्ड, कंपनी अपनी रजिस्टर में देखेगी, हाँ भाई मिस्टर बी के नाम से है ये डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो हम मिस्टर बी को ही इंटरेस्ट देंगे, मिस्टर बी को ही रीपेमेंट करेंगे। अगर किसी को मिस्टर बी को समझ लीजिए मिस्टर जेड को देना है, तो कंपनी को फिर से प्रोसेस करनी पड़ेगी, बी का नाम हटा के अपनी रजिस्टर में जेड का नाम करेंगे, देन ओनली कंपनी विल गिव बेनिफिट्स टू मिस्टर जेड, अदरवाइज नॉट। देन प्रायोरिटी, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर एंड सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर, ये क्या होता है। फर्स्ट मॉर्गेज पहले देखते हैं। डिबेंचर आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज, मान के चलिए असेट चार्ज है, एक लैंड है, उस लैंड की कीमत है 20 करोड़, ठीक है, लेकिन डिबेंचर इशू हुए 1 करोड़ के ओनली फर्स्ट टाइम पे, और चार्ज दे दिया लैंड का कि अगर हमने रीपेमेंट नहीं किया तो हम अपनी लैंड के थ्रू आपको पेमेंट करेंगे। तो ये हो गए फर्स्ट चार्ज डिबेंचर्स। नाउ फिर से कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 2 करोड़ के, और फिर से चार्ज कर दिया लैंड पे, क्योंकि लैंड की कीमत तो 20 करोड़ है और अभी तक केवल 1 करोड़ के लिए चार्ज किया, तो फर्दर भी चार्ज कर सकते हैं। तो दिस आर सेकेंड चार्ज डिबेंचर्स। तो पहले फर्स्ट चार्ज वाले लैंड से अपनी कॉस्ट रिकवर करेंगे लोन की, देन ओनली सेकेंड चार्ज वालों का नंबर आएगा। इसलिए उन्हें फर्स्ट चार्ज कहते हैं, क्योंकि सेम असेट पे दोनों का चार्ज होता है, लेकिन पहला हक किसका बनता है, फर्स्ट चार्ज वालों का। एंड सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर मतलब जो सेकेंड टाइम के लिए चार्ज हैं और फर्स्ट वाले का अकाउंट सेटल होने के बाद सेकेंड वाले उस एसेट पे क्लेम कर सकते हैं। दिस आर काइंड ऑफ डिबेंचर्स। नाउ हम देखते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर के लिए देखेंगे कैसी एंट्रीज होती हैं। तो यहाँ बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स किस तरीके से किया जा सकता है। तो डिबेंचर जो इशू कर रहे हैं, हो सकता है पार पे इशू करें, डिस्काउंट पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, और इन तीनों में कोई भी कंडीशन के साथ हो सकता है रिडम्पशन यानी रीपेमेंट, पार पे करें, डिस्काउंट पे करें डिबेंचर। पार का क्या मतलब होता है, डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, एंड प्रीमियम का क्या मतलब होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर से। फिर भी मैं बता रही हूँ, सपोज नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपीज़, और अगर वो नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू किए जा रहे हैं या रिडीम किए जा रहे हैं 10 रुपीज़ पे ही, तो वो इशूड और रिडीमेबल एट पार हैं।
अगर वो लेस देन 10 से 10 रुपीज़ से कम पे इशू या रिडीम किए जा रहे हैं तो वो इशूड और रिडीम्ड एट डिस्काउंट है। उसके बजाय अगर 10 रुपीज़ से ज़्यादा में इशू किए जा रहे हैं 12 में या 12 या 13 में रिडीम किए जा रहे हैं तो दैट आर रिडीमेबल एट रिडीमेबल एट प्रीमियम और इशूड एट प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू पे ट्रांजैक्शन है तो एट पार, नॉमिनल वैल्यू से कम एट डिस्काउंट है, नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा मतलब एट प्रीमियम। तो इशू और रिडम्पशन में इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और इनके लिए अलग अलग तरीके से क्या अकाउंटिंग होगी वो हम अब आगे देखते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन है डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। तो जैसे शेयर इशू में आप जनरल एंट्री करते थे ना कि शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, उसी तरीके से अब आपको शेयर की बजाय क्या लिखना है डिबेंचर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आप अगर शेयर वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं तो डिबेंचर चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली है। बस ध्यान से एंट्रीज देखते जाइए, हम एक एक इलस्ट्रेशन के थ्रू जल्दी जल्दी इन्हें कंप्लीट करते जाते हैं। दैट आर वेरी इजी। जस्ट कि आपका अगर शेयर इशू का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से ये समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 1। Illustration 1. Amul Limited issued 40 lakh 9% debenture of 50 each. यहाँ पे देखिए 9% डिबेंचर लिखा है, इसका क्या मतलब है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी 9% और 40 लाख डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50 ईच मतलब कितने रुपीज हो गए? 20 करोड़ रुपीज के इन्होंने डिबेंचर इशू किए। तो अब आपको जीरो गिनने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जनरल एंट्रीज की ट्रिक बता रही हूँ। यहाँ पे आप जब ऊपर में लिख रहे हैं ना रुपीज, तो यहाँ पे जस्ट लिख दीजिए अमाउंट इन करोड्स एंड देन यहाँ पे केवल 20 लिखिए एंड वो करोड़ एग्जामिनर अपने आप लगा लेंगे। जो भी एग्जाम में कॉपीज चेक कर रहे हैं, जब आपने यहाँ पे ऊपर में अमाउंट इन करोड़ लिख दिया तो केवल 20 लिखिए और ऐसे में आपका समय भी बचेगा और कंफ्यूजन भी कम हो जाएगी। इस तरीके से इट विल बी ईजियर फॉर यू टू राइट एन एग्जाम कि ये ज़ीरो को यहाँ से हटा दीजिए एंड ऊपर में लिख दीजिए अमाउंट इन करोड्स। तो वो 20 कैसे रीड होगा? 20 करोड़। नाउ पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर जो फुल अमाउंट है वो पेबल ऑन एप्लीकेशन है 50 ईच के अकॉर्डिंगली फुल्ली पेमेंट ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार। अब रिडीम भी पार पे हो रहे हैं मतलब रिडम्पशन की कोई भी एंट्री नहीं करनी है। एट एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो जनरल एंट्री क्या करनी है? नॉर्मल। जब इशू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब शेयर एप्लीकेशन की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अमाउंट इन रुपीज 2020 देन टू फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को करेंगे डेबिट टू शेयर कैपिटल की बजाय टू डिबेंचर्स अकाउंट 20। इट्स लाइक सिंपल, बस शेयर कैपिटल की बजाय डिबेंचर्स और शेयर एप्लीकेशन की बजाय डिबेंचर एप्लीकेशन, बाकी एंट्री सेम कि जब बैंक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड फिर उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते वक्त डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट एंड नरेशन विल बी सेम। नाउ डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट मतलब पार वैल्यू से कम पे। अब देखिए शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते लेकिन डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। उसके लिए कंपनीज एक्ट में कोई भी मनाही नहीं है। हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स में आपको ये आ जाए कि डिबेंचर्स आर नॉट इशूड एट डिस्काउंट, फिर आपको याद आएगा अरे ये तो सुना था डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, स्वेट इक्विटी शेयर्स केवल इशू कर सकते हैं बाकी तो नहीं कर सकते। ट्रू ट्रू ट्रू। लेकिन आपको ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि दैट इज ट्रू इन केस ऑफ शेयर्स कि केवल स्वीट इक्विटी शेयर्स आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते, बाकी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। लेकिन 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 रुकिए, अगर ये बात डिबेंचर्स पे आती है तो डिबेंचर आप डिस्काउंट पे इशू भी कर सकते हैं।
रिडीम भी कर सकते हैं। सो डिबेंचर के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे अगर कोई डिस्काउंट पे इशू करने बोल रहा है तो, ठीक है। तो अब क्या है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। तो देखिए डिबेंचर चाहे रिडीम जब हो रहे हैं तो चाहे वो पार पे रिडीम हो या डिस्काउंट पे रिडीम हो। पार पे रिडीम हो रहे हैं मतलब नो प्रॉफिट और नो लॉस। अगर कंपनी डिबेंचर डिस्काउंट पे रिडीम कर रही है तो आपको क्या लगता है कंपनी को प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट, बिल्कुल सही, कंपनी को होगा प्रॉफिट इफ कंपनी रिडीम डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि इशू कर रही है जब, तो उनका नॉमिनल वैल्यू क्या है डिबेंचर का? 10 रुपीज़। सपोज कि डिबेंचर्स की वैल्यू है 10 रुपीज़ की, लेकिन जब रिडीम कर रही है तो कंपनी उसे किस पे रिडीम कर रही है? डिस्काउंट पे, मतलब 10 रुपये से कम पे रिडीम कर रही है, 9 रुपये पे। यानी 10 रुपये की चीज़ के लिए आप कितना वापस दे रहे हैं? केवल 9 रुपये। मतलब कंपनी को 1 रुपये का हो गया प्रॉफिट। सपोज आपने कोई लोन लिया जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपीज़ है और आपको रीपेमेंट के वक्त बोला जा रहा है कि आप 5% कम करके डिस्काउंट करके पेमेंट कर दीजिए, तो आपका फ़ायदा है। इसी तरीके से कंपनी को भी प्रॉफिट है इफ़ इट इज़ रिडीमेबल एट डिस्काउंट, क्योंकि कंपनी को उसके एक्चुअल नॉमिनल वैल्यू से कम पेमेंट करना पड़ रहा है। और पार में मतलब जितने का लोन था उतना ही रीपेमेंट कर रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए जो प्रॉफिट होता है ऑन डिस्काउंट पे रिडम्पशन से, इट नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ कंपनी ड्यू टू कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या बोलते हैं? आप फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविज़न बनाइए, लेकिन फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसके लिए पहले से ही कोई भी इंतज़ाम करके नहीं रखना है। जिस दिन प्रॉफिट रियलाइज होगा, जिस दिन वो प्रॉफिट आ जाएगा, उस दिन आप उसकी अकाउंटिंग कीजिए, उसके पहले अकाउंटिंग मत कीजिए। लेकिन आपको पता है फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए प्रोविज़न अभी से बना के रखिए, ये कहता है कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसलिए अगर रिडीम डिस्काउंट पे हो रहा है तो हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऑन द अदर हैंड इफ रिडीम्ड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम मतलब 10 रुपये के लोन के लिए आप कितना पे करेंगे? 12 रुपये, तो 2 रुपये का हो गया आपको लॉस। तो ये लॉस रिडम्पशन के वक्त होने वाला है, फ्यूचर में 2-5 साल बाद, लेकिन उसके लिए आपको अभी से प्रोविज़न बना के रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। सो नाउ वी विल सी कि इलस्ट्रेशन 2 जिसमें कि डिस्काउंट पे इशू किया गया है वो क्या कहता है। अतुल लिमिटेड इशूड 1 करोड़ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो फिर यहाँ पे आप लिखेंगे अमाउंट इन करोर्स एंड देन 100 करोड़, जैसे 1 लाख शेयर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो वो करोड़ को छोड़ के जो भी रिगार्डिंग अमाउंट रहेगा केवल वो, जैसे 30 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 30 केवल लिखेंगे, करोड़ तो आपका ऊपर ही आ गया। दिस विल सेव योर टाइम, एनर्जी एंड कन्फ्यूजन, ऑल द थिंग्स। नाउ विल रीड द क्वेश्चन। 100 each at a discount of 10% redeemable at par at the end of 10th year। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट कितना है। 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग इंटू 10%, मतलब 10 रुपीज़ का डिस्काउंट। कंपनी 90 रुपये रिसीव करेगी एंड 10 रुपये की दे देगी क्या? छूट। 10 रुपये की कंपनी छूट दे देगी। कंपनी विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज़, ओनली 90 इट विल रिसीव फ्रॉम द कंपनी। तो डिस्काउंट इज लॉस इफ इन केस ऑफ इशू। ये बात आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। इशू, ये हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं सो दैट आपको आसानी हो। इशू है अगर या रिडीम है, अगर इशू है डिस्काउंट पे तो वो है कंपनी का लॉस, जबकि रिडीम है अगर डिस्काउंट पे तो वो है प्रॉफिट। ऑन द अदर हैंड अगर प्रीमियम इशू पे है तो वो है प्रॉफिट, और प्रीमियम अगर रिडम्पशन पे है तो वो है लॉस। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, आपको याद रहना चाहिए कि कब लॉस है। अब इशू पे डिस्काउंट है तो लॉस क्यों है? क्योंकि देखिए
आप अगर नॉर्मल कंडीशन में पार वैल्यू पे लोन लेते तो लोन के लिए आपको कितना रुपए मिलता है? 100 रुपए। 100 रुपए के लोन के लिए आपको कितना रुपए मिला? 100 रुपए। लेकिन डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 100 रुपए के लोन के लिए आपको कितना अमाउंट रिसीव हुआ? केवल 90 रुपए। तो आपका 10 रुपए का नुकसान हो गया। वहीं प्रीमियम पे इशू किया जा, प्रीमियम पे इशू है मतलब 100 रुपए के लोन के लिए आपको कितना मिला? 120 रुपए। और वही 20 रुपए क्या हो गया आपका? प्रॉफिट। सो दिस इज योर नोट्स दैट आपको याद रखना है। तो 90 रुपए में इशू किए। इस 90 रुपए का बाइफर्केशन देखें अगर, तो एप्लीकेशन में 30 रुपीज़ मिल रहे हैं एंड अलॉटमेंट में मिल रहे हैं कितना? 60 रुपीज़। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू debenture application account 30 crore rupees, and then this debenture application account will be transferred to debenture account 30. now allotment की एंट्री। अलॉटमेंट पे हम मानेंगे कि डिस्काउंट शामिल है। तो अगर अलॉटमेंट में डिस्काउंट नहीं होता तो कितने रुपए मिलते? 70। लेकिन क्योंकि डिस्काउंट हो गया इसलिए -10 करके कितना रुपए मिल रहा है? केवल 60 रुपीज़। सो डिस्काउंट हमने किस में दिया समझ लें? अलॉटमेंट मनी में। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहले जब हम ड्यू करते हैं, ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट पहले ड्यू करना पड़ता है, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, अलॉटमेंट मनी पहले ड्यू करनी पड़ती है। तो डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना मिल रहा है? डेबेंचर अलॉटमेंट से ओनली 60। लेकिन टू डेबेंचर अकाउंट, यहाँ पे शेयर कैपिटल की तरह डेबेंचर में पूरा अमाउंट जाएगा 70 रुपीज़। तभी तो डेबेंचर 70 और 30 100 के होंगे, 100 के डेबेंचर। लेकिन उनके लिए बैंक कितनी रिसीव हो रही है? 90। तो 10 रुपीज़ का लॉस है और लॉस हमेशा होता है डेबिट। इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ से, मतलब डेबेंचर अकाउंट में क्रेडिट फुल अमाउंट होगा, लेकिन डेबेंचर के एप्लीकेशन एंड कॉल से डेबिट होगा अमाउंट कितना? केवल मेन अमाउंट जो रिसीव हो रहा है, और बाकी 10 रुपीज़ डेबिट होगा डिस्काउंट अकाउंट में। ना जब बैंक रिसीव होगी तो बैंक कितनी रिसीव हुई है? बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपीज़ टू डेबेंचर अलॉट 60 रुपीज़ टू डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 60 रुपीज़। देखिए अब बैंक में कितना रिसीव हुआ? 60 रुपीज़ अलॉटमेंट से एंड 30 रुपीज़ एप्लीकेशन से। टोटल बैंक रिसीव्ड इज ₹30 प्लस 60 कितना? 90। लेकिन डेबेंचर अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ? 30 प्लस 70 दैट इज 100। मतलब डेबेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ कहाँ गए? लॉस ऑन इशू ऑफ डेबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेबेंचर। इसलिए यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन मनी की एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से हम शेयर प्रीमियम क्रेडिट करते थे एक्स्ट्रा था क्योंकि, लेकिन शेयर कैपिटल में वही अमाउंट लिखते थे जितना कि एक्चुअल में शेयर कैपिटल का वैल्यू है। 100 है तो 100 ही लिखाएगा। अगर प्रीमियम है तो वो हो जाता है क्रेडिट और डिस्काउंट है तो वो हो जाता है डेबिट। जस्ट लाइक प्रीमियम को क्रेडिट किया गया था, डिस्काउंट को किया जा रहा है डेबिट, और बैंक अकाउंट में वही अमाउंट लिखा जाता है जो कि बैंक से रिसीव होता है। सो ये इलस्ट्रेशन 2 आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ आगे के इलस्ट्रेशंस एंड आगे के कॉन्सेप्ट्स वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।